नमस्कार। हर हर महादेव। માતાજીની કૃપાથી पहलो वीडियो अपलोड કરી રહ્યો છું। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि एस्ट्रोलॉजी कोई मेरा एरिया नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ वो समझ भी आएगा, और एट द सेम टाइम इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको आप कुछ हद तक समझ पाएंगे। जब से इंसान इस धरती के ऊपर आया है तब से लगा के अब तक विश्व के बड़े बड़े जितने भी कंसर्न्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, उसमें कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। इसीलिए अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि एस्ट्रोलॉजी भी आपको फुल प्रूफ आंसर्स दे लाइफ के, तो ये पॉसिबल नहीं है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिकल फील्ड को देखें, किसी भी कॉम्प्लिकेशन को देख लें, आप डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई भी एरिया ले लो आप, उसके अंदर फुल प्रूफ समझ हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक वास्ट एरिया है और इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इस सब्जेक्ट ने जब से मानव इस धरती के ऊपर आया है तब से लगा के आज तक ये हमेशा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही रहा है, और उसको सर्टन वे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इसमें से कुछ इनपुट आप ले पाए। से फॉर एग्जाम्पल, हम सब मानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर काफ़ी कुछ एनर्जीज हैं जो किसी न किसी फॉर्म में ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करती है। अब उन एनर्जीज को समझने के लिए हम किस मेथोडोलॉजी का यूज करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूर्व में उगता है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे वो हर रोज पूर्व में एक ही जगह से उगता नहीं है और एक ही जगह पे वो अस्त नहीं होता है, उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। ये हो गई एक खगोलीय घटना। इसकी इफेक्ट्स क्या है? कभी इंसान बारिश सहन करता है, कभी गर्मी होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो कुछ एनर्जीज हैं अपने आसपास जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो टेंजिबल बात होगी, सूर्य तो दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता है, कुछ और चीज़ें, कुछ ग्रह हमें दिखाई देते हैं, ये सब तो दिखने वाली चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन हमको कुछ पता चलता नहीं है। तो इससे सब क्वेश्चंस के आंसर समझने के लिए इस शास्त्र की उत्पत्ति हुई। लोगों ने उस वक्त पे इस सो कॉल्ड दिखने वाली चीज़ें, जैसे सन हो गया, चंद्रमा हो गया, आकाश हो गया, तारे हो गए, बाद में समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, जिस जिस चीज़ों को वातावरण में उन्होंने देखा, वातावरण के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने की कोशिश की, और उसके बेस के ऊपर कुछ न कुछ नियम बनाने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल तक जरूर पहुंचे हैं कि हम इतना श्योरली कह सकते हैं कि 2028, ये तो एग्जाम्पल की तरह मैं ले रहा हूँ, 2028 की 27 मार्च को सूर्य इस जगह पे होगा, चंद्रमा इधर होगा, ग्रहण इस तारीख को होगा, सूर्य ग्रहण अब होगा, चंद्र ग्रहण अब होगा। इस तरह से आप काफ़ी चीज़ों को आज की डेट पे समझते हैं।
अब अगर ऐसी ऐसी चीज़ों को हमने पहले, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी इसके ऊपर वर्क नहीं किया होता तो शायद हमारे पास ऐसी भी नॉलेज नहीं होती। और एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर करीबन लास्ट 1000 सालों से कोई भी मेजर वर्क हो ही नहीं पाया है। जो भी नॉलेज है वो काफ़ी पुराना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो उसका एक सीरियस कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा आचार्य लगत से, जो उन्होंने 3500 ईयर्स पहले ज्योतिष शास्त्र को वेदांग ज्योतिष के नाम से पब्लिश किया था। वो उसके अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं। उसी को बेस बना के उसके बाद आने वाले काफ़ी लोगों ने गणित का एक स्वरूप दिया, खगोल को अच्छी तरह हम समझे, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो, परिधि और व्यास हो, पृथ्वी का गोल होना, ऐसे ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स हमने इस साइंस के बेस के आधार पर ही ढूंढे और समझे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये सब चीज़ें जो हैं पहले के ऋषि मुनियों ने सबसे ज़्यादा उनका फोकस जिसको कहें तो वातावरण में पड़ने वाले होने वाले चेंजेस के ऊपर ज़्यादा था। से फॉर एग्जांपल कौन सा बीज कब बोए तो ज़्यादा फसल होगी, कब बारिश हो सकती है, कब हमें ये काम करना चाहिए, कभी वो काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से एक बेसिक चीज़ जिस तरह से ये डिफाइन हुई ज्योतिष के रिलेटेड, वो है काल या समय का निर्धारण। इसी की वजह से ज्योतिष को आज की डेट पे काल नियामक शास्त्र भी कहते हैं। ये टाइम को डिफाइन करता है, किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चीज़ पोटेंशियली हो सकती है या पोटेंशियली एक चीज़ के होने के मेजर चांस हैं। ये चीज़ जो है वो शायद एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकता है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि ये जितनी भी एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उसको समझने के लिए कई सालों से इंसान अपने अपने प्रयत्न करता आ रहा है। किसी ने उसको भगवान का नाम दिया, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, ये सब अलग अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी ये जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में काम करती हैं और उन एनर्जीज़ को समझने के लिए किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखने जाए तो ह्यूमन बॉडी को अगर आपको समझना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये भाई ये हाथ है, ये चेहरा है, ये आँखें हैं, ये नाक है, कान है। इस तरह से पूरा बॉडी का एक मेजर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, सिंप्लीफाई हो गया। उसके अंदर आप देखने जाएंगे तो भाई आँख के अंदर ये है, कान के अंदर ये है, नाक के अंदर ये है, बॉडी चेस्ट के अंदर ये है, लीवर जैसी कोई चीज़ होती है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हम धीरे धीरे करके डिफाइन करते हैं। इसी तरह से हम मेडिकल साइंस को समझते हैं। शायद इसी तरह से अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं तो आपको इस ब्रह्मांड की ये जो पूरी रचना है उस रचना को सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वो सिंप्लीफिकेशन होगा कैसे, ये भी तो बहुत बड़ी चैलेंज है, इज़न्ट इट? तो इस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस के अंदर हमने पूरे ब्रह्मांड को सबसे पहले कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंशिएट किया। अब वो जो डिफरेंशिएशन है जो हम कुछ राशियों के नाम से समझते हैं, लाओ मैं आपको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन देता हूँ।
ये पूरा ब्रह्मांड है। जैसे पूरे ब्रह्मांड को अगर आप देखने जाएं तो ये 360 डिग्रीज पूरा गोल सर्कल। अब ये 360 डिग्रीज हैं, हमने उस गोल को 30 डिग्रीज ईच डिवाइड कर दिया। ये जो 30 डिग्री आप जो समझ रहे हैं, इसके 12 डिविजन्स होंगे, विच इक्वल्स 360 डिग्रीज। और ये जो 12 हैं, ये आपकी राशियां होंगी। 12 राशि मीन्स 30 डिग्री। 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 12, इट मीन्स 360 डिग्री। पूरे ब्रह्मांड का ये डिवीजन हो गया। अब ये ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, जैसे आप लोग जानते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो उस सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस में उन्होंने, उस टाइम के ऋषि मुनियों ने जब आकाश में देखा तो कुछ ग्रह यहाँ वहाँ उनकी पोजीशंस है और वो घूमने वाली चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घूम नहीं रही हैं। वो अपेरेंटली स्टैग्नेंट दिखती हैं और एट लार्ज उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता। जो चीज़ें स्टैग्नेंट हैं, उसमें ज़्यादा फर्क अपेरेंटली दिखाई नहीं देता। ये मेरे शब्द को सुनिए, अपेरेंटली जिस चीज़ के अंदर हमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, वो है तारे, स्टार्स। और जो चीज़ घूमने वाली है उसको बोलेंगे हम ग्रह। ये घूम रहे हैं, ये स्टैग्नेंट है अपेरेंटली। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पूरे ब्रह्मांड में तारे जो दिखते हैं, उनको सर्टन वे में उनको समझने की कोशिश की। उन्होंने ये देखा कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये तारों का जो समूह है, उसको अगर हम क्लब करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक सर्टन टाइप ऑफ पिक्चर क्रिएट होता है। उस पिक्चर को उन्होंने डिफाइन किया, उसको नाम दे दिया नक्षत्र। ये हो गया नक्षत्र। इट मीन्स नक्षत्र क्या है? ये एक स्टैग्नेंट चीज है। दूसरी चीज, ये तारों का समूह है। तो एक समूह यहां पर हो गया, एक यहां पे हो गया, एक कहीं यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये हो गया। ऐसे 88 नंबर्स, तारों का समूह। नक्षत्र, ये हो गया 18 डिवीजन। उस चीज को उन्होंने और ज्यादा सिंप्लीफाई किया। 88 के अंदर डिवाइड करके किसी भी चीज को समझना, जैसे कोई ग्रह 88 पोटेंशियल स्पॉट्स में से अगर ये राउंड रोटेशन करता है तो उसकी इफेक्ट्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो 88 सो कॉल्ड दिखने वाले डिफरेंट फिगर्स थे, उसमें से 27 मेजर को उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसको आज हम 27 नक्षत्रास के रूप में पहचानते हैं। ये हो गए 27 नक्षत्र इन प्रैक्टिस। इन प्रैक्टिस हम 27 नक्षत्र देखते हैं। अब ये जो 27 है, वो तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरा डिवीजन का ही पार्ट हो गया। ये पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर हमने 27 डिविजन्स यहाँ पर किए। और यहाँ पर आपने देखा
कि पहले हमने 30 डिग्रीज वाले 12 राशियां आइडेंटिफाई की कि ये 12 राशि हो गई। अब ये जो 12 राशि से 30 डिग्री, उसके अंदर 13.2 डिग्रीज 13.2 डिग्रीज इस एरिया को कवर करने वाला एक नक्षत्र डिफाइन किया गया। एक हो गया नक्षत्र यहां पर, बाद में दूसरा यहां पर आएगा, बाद में तीसरा कहीं ना कहीं आएगा, चौथा कहीं ना कहीं आएगा, 5, इस तरह से टोटल 27 डिविजन्स यहां पे हो गए। इट मीन्स कि अगर 30 डिग्री की एक राशि है, 30 डिग्री की एक राशि है, तो इस 30 डिग्री की राशि में ये जो नक्षत्र होंगे वो 2 सवा 2 जितने होंगे। क्यों? क्योंकि 13 डिग्री का एक नक्षत्र, दूसरा 13.2 डिग्री आप ऐड करो तो ये हो गया करीबन 26.4। उसके बाद जो है 30 डिग्रीज के लिए अगर आप इसको माइनस करेंगे तो करीबन 3.2 डिग्रीज रहता है, जो इनफैक्ट कहीं ना कहीं लैंड करेगा एरिया। तो इस तरह से आप देखने जाएंगे तो किसी भी राशि को अगर आप देखते हैं तो ये हो गए 30 डिग्रीज का एक राशि कंपोनेंट, और दूसरी चीज हो गई नक्षत्र 13.2। ये जो 12 राशियों के नाम जो हैं वो बहुत सिंपल वे में हम जैसे समझते हैं, मेष राशि, मिथुन, वृषभ, इस तरह से पूरा 12 राशियों का डिवीजन हो गया। अब एक बेसिक चीज को अगर आप समझ सकें तो ये हो गया पूरा ब्रह्मांड का डिवीजन, जिसको हम कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि एक तो हम राशि से देखें कि ये हो गई राशि, राशि के अंदर और उसको सिंप्लीफाई किया 27 डिग्रीज 13.2 डिग्रीज वाले टोटल 27 नक्षत्रास को डिफाइन किया। अब इसको भी और ज़्यादा समझने के लिए पहले के समय में भी और आज भी टू सर्टन एक्सटेंट और टू रादर ग्रेट एन एक्सटेंट, ये जो 13.2 डिग्रीज है उसको 4 पार्ट में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ये फर्दर डिफरेंशिएशन करके या डिवीजन करके समझने की कोशिश की जाती है कि ये कोई चीज़ मूव करने वाली इस पोजीशन में है, शायद कोई चीज़ यहाँ पोजीशन में है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह से। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक को सिर्फ इतना ही ले जाना चाहता हूँ। इसका कारण है कि ये एक अनलिमिटेड चीज़ है, ये वास्ट नॉलेज है। आज के वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जगह पे ये पूरा जो बेसिक आइडिया है कि किस चीज़ को राशि बोलते हैं, किस चीज़ को नक्षत्र बोलते हैं, हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स को किस तरह से थोड़ा अच्छी तरह से समझें, इसकी कोशिश की है। आने वाले समय के अंदर मैं जैसे जैसे इस टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में लेके जाऊंगा, वैसे वैसे आपको थोड़ा और इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, हमें कुछ पता नहीं ये क्यों यूज़ होता है। कोई लग्न, अरे लग्न क्यों बोलते हैं, किस चीज़ को राशि, अरे राशि क्यों बोलते हैं, राशि क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ये एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन हम इस कॉमन सब्जेक्ट के होने के बावजूद इसके फंडामेंटल्स तो बिल्कुल नहीं समझते। और शायद यही एक रीज़न है कि मैंने इस टॉपिक को मेरे मास्टर्स में चूज़ किया, क्योंकि ये मुझे हमेशा इंटरेस्ट देता रहा, और शायद आपको भी ये इंटरेस्ट देता हो, तो शायद इस वीडियो से आप आपकी समझ को सुलझाने के लिए इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। Thank you so much for calm listening. Jai Mahadev.